हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तूफान मचा रहे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर है क्या, है कि नहीं। हम इसको इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उस एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन क्या क्या है, कौन कौन से तत्व हैं जो इस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की लेयरिंग कैसे है, कैसे हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर रखा है। उसके बाद तब हम बढ़ेंगे आगे क्लाइमेट पे। फिर हम देखेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। हम देखेंगे वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। हम इसमें लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, है कि नहीं, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड, इन सब की गहनता से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, हम इस चैप्टर में सीजन्स को पढ़ेंगे कि समर सीजन हम पढ़ेंगे कि ये कैसे आता है, कैसे बनता है, कैसे समर सीजन, विंटर सीजन आता है, कैसे मॉनसून आता है, मॉनसून आने के पीछे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो मॉनसून को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम रिट्रीटिंग मॉनसून देखेंगे, हम विंटर सीजन देखेंगे, हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। हम कोरोलिस फोर्स देखेंगे, हम फेरल फोर्स देखेंगे। हम इन सब चीजों का हमारे डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है कि हमें और आपको इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। वो हम इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या, ये सारी चीजें काम कैसी करती हैं, है कि नहीं। समर आने से क्या होता है, विंटर आने से क्या होता है कि नहीं, मॉनसून आता है तो क्या परिवर्तन आता है, हम ये सारी चीज देखेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना हमें यह है कि ये एटमॉस्फेयर है क्या। मैंने फिर से बोला कि ये एटमॉस्फेयर है क्या, ये एटमॉस्फेयर क्या है। हम सबसे पहले इसको जानेंगे कि एटमॉस्फेयर है क्या। तो देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ gases, dust and water vapor that surrounds the earth। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर है क्या, वायुमंडल है क्या, एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है। मैंने फिर बोला एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर है किसका, गैसों का, वाटर वेपर का और डस्ट का, जो क्या कर रहा है, दैट सराउंड्स द अर्थ। जो क्या कर रहा है, हमारे अर्थ को सराउंड कर रहा है। इसी को हमने क्या बोल दिया, एटमॉस्फेयर कर दिया, कह दिया। अब आसान भाषा में समझो एटमॉस्फेयर है क्या, आसान भाषा में समझते हैं। ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, ये मिश्रण है, किसका मिश्रण है, गैसों का, वाटर वेपर का। जो बादल आप वगैरह देखते हो ना, किससे बन रहा है, वाटर वेपर ही तो इसमें है, गैसों का, वाटर वेपर का, और जो धूल वगैरह है, इन सब के मिक्सचर को ही क्या कहा गया है, एटमॉस्फेयर कहा गया है। और यही एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अर्थ को सराउंड कर रहा है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसको सराउंड किए हुए है, इसको ये जो सराउंड किए हुए है, यही क्या है, इसको जो ये सराउंड किए हुए है, यही क्या है, यही हमारा एटमॉस्फेयर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आसान भाषा में एटमॉस्फेयर क्या है, कुछ नहीं है, मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, गैसों का, डस्ट का और वाटर वेपर का। कहां है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स अर्थ, जो हमारे अर्थ के चारों ओर फैला हुआ है, इसी को क्या कहा गया है, एटमॉस्फेयर। अब आप जब एटमॉस्फेयर समझ गए हैं तो हम देखते हैं कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एटमॉस्फेयर तो आपने बता दिया, ये फिर एटमॉस्फेयर में है क्या। आपने बोला नहीं मिक्सचर है गैसेस का,
कैसी गैसेस इसमें मिक्स है। तो आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ गैसेस जो कहां पर है, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में कैसी गैसेस हैं, आइए देखते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन। वो कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% है। कितना है, 78%। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी गैस है वो है ऑक्सीजन। जो दूसरी गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, इसके बाद जो गैस है वो है ऑर्गन। वो कौन सी है, ऑर्गन। ऑर्गन कितना है, ऑर्गन लगभग 0.93% है। कितना है, 0.93%। फिर क्या है, फिर है आपका कार्बन। फिर आपका क्या है, आपका है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितना है, 0.04%। कितना है, अप्रॉक्स 0.04%। और फिर जो बच गया रेस्ट गैस, बाकी की गैसेस जो बच गई। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, 78% है। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लगभग कितना है, 21% है। उसके बाद जो तीसरी सबसे ज्यादा गैस है वो कौन सी है, ऑर्गन है। ऑर्गन कितना है, 0.93% है। और उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.04% है। और जो फिर जो बच गई थोड़ी बहुत मात्रा में है कि नहीं, वो सारी अदर गैसेस हो गई। अब आप सोचिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि जब तक आप क्रिटिकली नहीं सोचेंगे, जब तक आप सोचना नहीं चालू करेंगे, ना आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ना आप क्वेश्चन कर पाएंगे, है कि नहीं। ना आप प्रॉब्लम को सामने ला पाएंगे, ना आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप जरा ये सोचिए और ये सोच के बताइए कि साहब एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा क्या, आपने कहा हमारे एटमॉस्फेयर में, अभी आपने बताया कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, हमने कहा नाइट्रोजन। आपने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन अर्थ पे रह कौन रहा है, अर्थ पे रह रहे हैं हम यानी कौन, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यही रह रहे हैं ज्यादातर, हम ही हैं। तो हम रहे हैं, ज्यादा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो नाइट्रोजन क्यों ज्यादा है, ये ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए ना। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यही तो विडंबना है कि सोचिए जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वही हमारे एटमॉस्फेयर में दूसरे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे कौन आ रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, देखिए नाइट्रोजन कितना है, 78%। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। कंपोजिशन समझ में आया। कंपोजिशन में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद रेस्ट ऑफ द गैस। हमने कहा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%। ऑक्सीजन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, लेकिन वो कितना है, सिर्फ 21%। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि थोड़ा आइए केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन कैसी गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, लेस रिएक्टिव गैस है कि नहीं। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव गैस है, ऑक्सीजन रिएक्टिव गैस है। या जितनी भी आपने गैस पढ़ा वो सारी कैसी है, रिएक्टिव है। ये नाइट्रोजन क्या काम करता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है दो गैसों के बीच रिएक्शन को रोकता है। नाइट्रोजन क्या काम करता है, दो गैसों के बीच क्या करता है, दो गैसों के बीच अगर रिएक्शन हो रहा है
उसको रोकने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। कैसे? मान लीजिए आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाई, लकड़ी से जो है कार्बन निकला, ठीक है, कार्बन निकला, कार्बन मिल गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये क्या बना लेगा? CO2। सिर्फ CO2 नहीं बनाएगा, CO2 के साथ हीट भी तो जनरेट होगा। अगर मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में 100% ऑक्सीजन हो जाए, हमारे एटमॉस्फेयर में 100% ऑक्सीजन हो जाए, तो सोचो जो भी चीज आप जलाओगे, हमारे एटमॉस्फेयर में हम बोल रहे हैं कि 100% ऑक्सीजन है, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हमने कोई चीज जलाई, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलेगी नहीं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, हम कोई भी चीज जलाएंगे तो इतना तेजी से आग पकड़ेगी कि उसको पर काबू कर पाना असंभव हो जाएगा हमारे लिए। समझ रहे हो? देखो विधाता का नियम देखो कितना खतरनाक उसकी फिजिक्स है, उसकी मैथमेटिक्स कितनी खतरनाक है। किसने एटमॉस्फेयर बनाया? एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमंस को सबसे ज्यादा गैस की जरूरत है उसी को नहीं रखा। रखा किसको? एक नॉन रिएक्टिव गैस को, जो रिएक्टिव गैसेस को डाइल्यूट करती रहे। ये क्या काम करती है? ये दो रिएक्टिव गैसेस को डाइल्यूट करके रखती है, उनको रिएक्शन नहीं करने देती, बीच में आ जाती है, कहती ना बेटा रिएक्ट नहीं करना है तुम दोनों को जब तक हम हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन है? हम ही है। अगर नाइट्रोजन ना होता तो जितनी भी रिएक्टिव गैस है सब आपस में इतना खतरनाक रिएक्ट करती। मैंने एग्जांपल दिया ना, अगर ऑक्सीजन 100% होता तो आप कोई भी चीज जलाते वो इतना तेजी से जलता, इतना ज्यादा मात्रा में जलता कि बुझा पाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि चारों तरफ तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती। ये नाइट्रोजन ही है जो डाइल्यूट करके रखती है गैसों को, आपस में रिएक्शन नहीं करने देती। दिस इज वाई नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब समझ में आया? अब समझ में आया? कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन ज्यादा क्यों है, तो उसका जवाब दे दीजिएगा, इस वजह से नाइट्रोजन ज्यादा है। जब तक इस तरह सोच के नहीं पढ़ोगे, जब तक इस तरह नहीं सोचना चालू करोगे, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन इज नॉट फॉर गेटिंग मार्क्स, एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज फॉर एनलाइटमेंट। एजुकेशन का मकसद नौकरी पाना या एजुकेशन का मतलब मार्क्स गेन करना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब है एनलाइटमेंट को हासिल करना, प्रभुत्ता को हासिल करना, कि कोई भी हम चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका पीछे का रीजन जाने, डे टू डे लाइफ में उसका क्या यूज है इसको पहचाने। जहां ना समझ में आए क्वेश्चनिंग करे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही ज्यादा क्यों है, ऑक्सीजन ज्यादा क्यों नहीं है, इस बात को हम समझे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिसने भी ये सृष्टि का निर्माण किया वो कितना बड़ा मैथमेटिशियन होगा, कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा, कि उसने ह्यूमंस को जो सबसे ज्यादा गैस जरूरत चाहिए उसको ना रखकर किसको रखा? नाइट्रोजन को रखा। क्यों रखा? क्योंकि नॉन रिएक्टिव गैस है, वो एक डाइल्यूट कर देती है दो गैसों को आपस में, रिएक्टिव गैसों को, कि दो रिएक्टिव गैसेस को आपस में क्या नहीं करने देती? रिएक्शन नहीं करने देती। कौन? नाइट्रोजन। ठीक, तो सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है। क्यों है? समझ में आ गया, 78%। दूसरे नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन है। कितना है? 21% है। तीसरे पे कौन है? तीसरे पे है ऑर्गन। ऑर्गन कितना है? 0.93% है। उसके बाद कौन है? CO2 है। CO2 कितना है? CO2 है 0.04% है। उसके बाद कौन है? अदर गैसेस। अदर गैसेस कितनी है? जितना बच गया, रेस्ट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने एटमॉस्फेयर समझ लिया कि एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर दैट सराउंड अर्थ। हमने समझ लिया कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और इन गैसों में नाइट्रोजन ही ज्यादा मात्रा में क्यों है, ये भी हमको समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि इस एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है?
इस एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा? आज हमारे पास एटमॉस्फेयर है, आप सोचो अगर एटमॉस्फेयर हमारे लिए जरूरी क्यों है? पहली चीज क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेयर जरूरी क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें क्या दे रहा है? एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए जरूरी है। इफ नाइट्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द लैंड, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है लैंड पे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं मिलेगा, और किसी भी चीज को अगर आप प्रोटीन लेस कर दो तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी कौन है? नाइट्रोजन है। इसलिए एटमॉस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। Why atmosphere is important? Because atmosphere provides nitrogen, and by dint of nitrogen the growth of plant is possible. Apart from nitrogen the growth of plant is not possible. This is the need of atmosphere. Atmosphere क्यों जरूरी है? क्योंकि यही तो नाइट्रोजन है जो क्या करता है, जो डाइल्यूट की भूमिका निभाता है, जो दो गैसों को आपस में रिएक्ट नहीं करने देता। दैट्स व्हाई एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? सेकंड पॉइंट, एटमॉस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? फॉर ब्रीदिंग, है कि नहीं? रिस्पिरेशन के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना हो तो हमारा अस्तित्व ही क्या है? जितने चौड़ में घूमते हो कि हम ब्रह्मास्मि, और ऑक्सीजन ना हो तब सोचो स्थिति परिस्थिति अपनी सारी ब्रह्मास्मि स्वर्गासी हो जाएगी, है कि नहीं? तो एटमॉस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर रिस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस, एंड बाय dint of oxygen human life is possible on the earth. If there is no oxygen there is no life. समझ में आया? थर्ड पॉइंट, व्हाई एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट? एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रोवाइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज essential for photosynthesis. If there is no carbon dioxide, photosynthesis process is not possible. photosynthesis process हो पा रहा है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड कौन इंटेक करता है? हम इंटेक क्या करते हैं? हम क्या इंटेक कर रहे हैं? ऑक्सीजन। हम क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या इंटेक कर रहा है? प्लांट इंटेक कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन। दिस इज अ साइकिल। प्लांट ट्रीज क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन। कब रिलीज करेंगे? जब वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करेंगे। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी है। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में होना जरूरी है। हमने क्या किया? वी ह्यूमंस हमने अति कर दिए। इतना कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है? ठीक। एटमॉस्फेयर और क्या करता है? एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है हमें, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मिटियोर। जितने भी मिटियोर्स अर्थ पर अगर एटमॉस्फेयर ना हो
तो इतने मेटियोर्स अर्थ पर गिरे कि अर्थ पर एक दिन में ही पूरी की पूरी सिविलाइजेशन समाप्त हो सकती है कि नहीं? वो जो आप लोग हो ना, ये तो जनता है जो अनपढ़ गंवार मूर्ख है कि तुरंत मिटियोर को देखी, मिटियोर ऐसे जा रहा, अरे शूटिंग स्टार। कोई शूटिंग स्टार नहीं है वो क्या है? वो एक मिटियोर है जिसको जलाकर कमजोर कौन कर दे रहा है? एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो मिटियोर हर दिन इतनी तबाही मचाए कि ह्यूमंस का जीना दूभर हो जाए। जैसे डायनासोर का अंत हुआ बिकॉज ऑफ मिटियोर, ऐसे ह्यूमंस का भी अंत हो जाता किसके बदौलत? मिटियोर के थ्रू। ये एटमॉस्फेयर है जो हमें बचा रहा है। ये एटमॉस्फेयर ही है, ये एटमॉस्फेयर ही है जो क्या करता है? जो क्रिएट करता है क्या? वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट को बनाने में मेजर रोल किसका है? एटमॉस्फेयर का। ये एटमॉस्फेयर ही है, ये एटमॉस्फेयर ही है जो क्या करता है? वेदर और क्लाइमेट को क्या करता है? क्रिएट करता है। ये एटमॉस्फेयर ही है जो क्या करता है? मेंटेन करता है। जो मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है? टेम्परेचर को। जो मेंटेन करता है किसको? टेम्परेचर को। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। इतनी गर्मी पैदा हम कर रहे हैं अर्थ में कि अर्थ ब्लास्ट कर जाए। ये एटमॉस्फेयर ही है जो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज आती हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ये एटमॉस्फेयर ही कर रहा है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो वो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उससे हमें स्किन कैंसर, हमें जो है आई डैमेज, हमें जो है तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगे। ये एटमॉस्फेयर ही है। तो सचमुच में एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट टू गॉड है, मोर देन गॉड है। हमें चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ना है किससे हमें नंबर मिल जाए। हमें चैप्टर इसलिए पढ़ना है कि जब हम ये चैप्टर पढ़े, जब हम एटमॉस्फेयर को पढ़े तो हम जान सके कि एटमॉस्फेयर है क्या, उसकी जरूरत क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में। किस चिड़िया का नाम है एटमॉस्फेयर? पर्पस ये होना चाहिए पढ़ने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो ग्रोथ ऑफ प्लांट है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो ब्रीदिंग प्रोसेस है, रिस्पिरेशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्लांट को फूड मिल रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पा रहा है। एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? मिटियोर से, वरना आए दिन हजारों मिटियोर अर्थ पर गिरे। एटमॉस्फेयर है जो वेदर और क्लाइमेट को बनाता है, एटमॉस्फेयर है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एटमॉस्फेयर है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ये है इंपॉर्टेंस किसकी? एटमॉस्फेयर की। आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत किसी भी प्रकार की हो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। किसी भी प्रकार की समस्या हो। एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का लेयर कैसा है। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर लेयर होगा, किसका लेयर होगा? एटमॉस्फेयर का। तो मैं ऐसे यहां पे एकदम फ्लैट बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे देखिए, एटमॉस्फेयर के लेयर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। हाउ मेनी पार्ट्स? 5 पार्ट्स। कितने पार्ट में? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया एटमॉस्फेयर के लेयर को। कितने पार्ट में? 5 पार्ट्स। 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट? आइए देखते हैं।
सबसे पहले पार्ट को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। कौन सा स्फेयर? ट्रोपोस्फेयर। कौन सा स्फेयर? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा स्फेयर? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है उसको बोला जाता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर। कौन सा स्फेयर? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है उसको बोला जाता है थर्मोस्फेयर। कौन सी स्फेयर? थर्मोस्फेयर। ठीक है, कौन सी स्फेयर? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है उसको बोला जाता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर के बाद सीधा आपको पता है एक्सोस्फेयर जाके मिल जाती है किसमें? स्पेस में। एक्सोस्फेयर के बाद बात क्या है? अंतरिक्ष है, अंधकार है, स्पेस है। ठीक है, तो हाउ मेनी पार्ट्स एटमॉस्फेयर लेयर इज डिवाइडेड? देयर आर 5 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। अब हमें यह समझना है कि ये लेयरिंग क्यों की गई, क्योंकि हर क्राइटेरिया क्या होगा? अलग अलग होगा। आइए देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर का जो एरिया है वो है 0 to 18 किलोमीटर। कितना? 0 to 18 किलोमीटर तक के एरिया को क्या कहा गया है? ट्रोपोस्फेयर। 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक के एरिया को क्या कहा गया है? ट्रोपोस्फेयर। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रोपोस्फेयर की जो मोटाई है, जो ये हमने बताया ना किलोमीटर में, 0 से 18 किलोमीटर तक के स्फेयर को क्या कहा गया है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है इक्वेटर पे इसकी मोटाई कितनी है? इक्वेटर पे 18 है। लेकिन यही अगर हम पोल पे चले जाएं, पोल पे इसकी मोटाई जो है 8 किलोमीटर है। कितनी है? 8 किलोमीटर। इसलिए आप कहीं कहीं देखोगे ट्रोपोस्फेयर का ऑन एन एवरेज कितना लिया जाता है? 13 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बट द इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपोस्फेयर की मोटाई कितनी है? 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक। 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक। ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रोपोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी वेदरिंग प्रोसेस होता है वो सारा कहां होता है? ट्रोपोस्फेयर में। मतलब क्या है सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैंने बोला ट्रोपोस्फेयर कहां से कहां तक है? जहां आप खड़े हो। मान लीजिए कोई चिंटू है, चिंटू जहां खड़ा है, चिंटू के ऐसे ऊंचाई पे चले जाओ, 18 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर किस लिए फेमस है? क्योंकि जितनी भी वेदरिंग प्रोसेस होता है, वेदरिंग प्रोसेस मतलब कि क्लाउड बनना, क्लाउड कहां बन रहा होगा? सिर्फ एक ही लेयर पे बन रहा होगा, ट्रोपोस्फेयर। रेनफॉल कहां हो रहा होगा? बारिश कहां हो रही होगी? ट्रोपोस्फेयर पे। ठीक है, थंडरिंग कहां हो रहा होगा? थंडरिंग कहां हो रहा होगा? मतलब बिजली का चमकना। वो देखो ना मार्वल की मूवी एवेंजर, उसमें जो एक कैरेक्टर होता है थॉर, जो थोड़ा लेके बिजली चमकाता रहता है। तो अगर आप देख रहे हो कि वो थॉर आसमान में बिजली चमका रहा है, समझ जाना ये कौन से स्फेयर में है? अभी ट्रोपोस्फेयर में है। क्योंकि बिजली का चमकना सिर्फ कौन से स्फेयर में दिखेगा? थंडरिंग, क्लाउड का बनना, रेन होना, थंडरिंग होना, है कि नहीं? ये सारी चीजें कहां होंगी? ट्रोपोस्फेयर में होंगी। ठीक है, कहां होंगी? ट्रोपोस्फेयर में होंगी। ट्रोपोस्फेयर में लगभग 75% गैस, 75% गैसेस कहां पाई जाती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में 99% वाटर वेपर कहां पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर में 99% वाटर वेपर
अब जहां वाटर वेपर ज्यादा पाया जाएगा वहीं तो रेनफॉल ज्यादा होगी, जहां पर गैसेस ज्यादा पाया जाएगा वहीं पे तो क्लाउड ज्यादा बनेगा, थंडरिंग ज्यादा होगी, वहीं पे तो वेदरिंग प्रोसेस ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर 0 से 18 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर को क्या बोला जाता है? वेदर मेकिंग स्फेयर कहा जाता है। यहां पर वेदर का प्रोसेस होता है, वेदर प्रोसेसिंग लेयर है ये, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लाइन अलग करती है, ये जो लाइन अलग करती है, इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है ट्रोपोपॉज। क्या कहा गया है? ट्रोपोपॉज, 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 ठीक है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाली लाइन को क्या कहा गया है? ट्रोपोपॉज कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे? स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर कहां से कहां तक है? तो स्ट्रेटोस्फेयर 18 किलोमीटर से लेकर आपका 50 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक? 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक के एरिया को क्या कहा गया है? लेयर को क्या कहा गया है? स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पर, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते जाओगे ना, तो ऊपर जाने पर क्या होगा? टेम्परेचर क्या होने लगेगा? डाउन। टेम्परेचर क्या होने लगेगा? डाउन। 1000 मीटर जाने पर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। 1000 मीटर जाने पर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। कहां? जब आप 0 किलोमीटर से ऊपर जाना चालू करोगे, तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डाउन। टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, कितना? लगभग 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये कहा मैंने बताया? ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर कहां से कहां तक है? 18 से 50 किलोमीटर तक। मैंने बताया ना, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन। स्ट्रेटोस्फेयर की खासियत यह है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने तो अक्सर ये पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हाइट पे आप जाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? गिरता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। लेकिन आप बता रहे हो कि स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। ऐसा इसलिए, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर ये वही स्फेयर है जहां पर जेट प्लेन वगैरह उड़ती हैं। तो अगर आपसे कोई, अगर आप आसमान में देख रहे हो और आपको जेट प्लेन वगैरह उड़ते हुए दिख रही हैं, तो आप समझ जाइएगा ये कौन से स्फेयर में उड़ रही हैं? ये स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रही हैं। क्यों? स्ट्रेटोस्फेयर में ही जेट और प्लेन उड़ती हैं। जेट और प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में इस वजह से उड़ती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गैसेस कहां है? ट्रोपोस्फेयर में है। तो थंडरिंग, ये सब चीजें, वेदरिंग प्रोसेस सब कहां हो रहा है? ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में जो आपका क्या है? अनस्टेबल है, गैसें क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में आएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो जाता है? गैसों की मात्रा कम है। गैसेस 75% ट्रोपोस्फेयर में ही है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आओगे तो अब गैसें कितनी बची है? 25%। और लेयर कितने हैं? 4। तो गैसेस कम होती चली जाएंगी। तो इस वजह से जो गैसेस हैं वो स्टेबल होती हैं। तो स्टेबल होने की वजह से यहां पे प्लेन वगैरह क्या हो सकते हैं? आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा स्फीयर है? स्ट्रेटोस्फीयर है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पर हमें टेम्परेचर डाउन मिल रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें टेम्परेचर क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? आइए इसको समझते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में, आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में कि अपर पार्ट में आपको एक लेयर मिलेगी और इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। क्या नाम है? ओजोन लेयर। इसी ओजोन लेयर के कारण आपको स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? ध्यान दीजिए। ओजोन लेयर है क्या? पहले इसको समझिए। ओजोन क्या है पहले इसको समझते हैं। ओजोन होता है O3। ओजोन क्या होता है?
O3, O3 मतलब O2, O2 मतलब ऑक्सीजन और प्लस O से मिलकर क्या बना है O3। और ये जो सिंगल O आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। इसको क्या बोला जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन। इसको क्या बोला जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब एक नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलता है तब इससे मिलकर क्या बनता है? O3, ओजोन बनता है। और ये ओजोन क्या करता है? सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसे प्रोटेक्ट करता है? अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये करता है क्या बेसिकली? जैसे मान लो सन से रेज आई, जैसे ये अर्थ है और ये सन है। सन से क्या आ रही है? अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। और यहां पर ओजोन लेयर है, ये मान लो ये स्ट्रेटोस्फेयर है, यहां पे ओजोन लेयर है। तो ये क्या काम करेगा कि सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब ये रेस को, सन की लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पर हमें टेम्परेचर क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या महसूस होता है? ज्यादा महसूस होता है। क्यों ज्यादा महसूस होता है? बाय दीन ऑफ ओजोन लेयर, बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कैसे बनता है? ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बनता है। और ओजोन लेयर क्या काम करता है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को ये क्या करता है? कंज्यूम कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, बांध के रख लेता है कि नहीं? और जब ये बांध के रख लेता है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को और उसे जाने नहीं देता, इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर हमें क्या महसूस होता है? ज्यादा महसूस होता है। आई होप यू गॉट इट व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से, कि व्हाई स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई। तो ये समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें क्या देखने को मिलेगा? जेट प्लेन्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। और अब देखिए, आप हमेशा अक्सर ये सुने होंगे ना कि ओजोन लेयर में छेद हो गया, ओजोन लेयर में छेद हो गया। छेद कैसे हो गया? ये छेद है क्या? ये सब कुछ नहीं, सब बकवास है। ओजोन लेयर आपको पता है ऐसे बनता है, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर बना। अब हमने क्या किया? हमने जो है ग्रीन हाउस गैसेस को ढेर सारा रिलीज किया। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? जो टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। जैसे आपका मेथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, है कि नहीं? ये सारी गैसेस कैसी, इन सारी गैसेस को क्या कहा गया है? ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये सारी गैस कहां मिलेंगी? जैसे आपके जो ओल्ड रेफ्रिजरेटर होंगे उनसे जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं? जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। ठीक है, जितने भी आपके एयर कंडीशनर होंगे उनसे जो गैसेस रिलीज होती हैं वो सारी गैसेस कैसी होंगी? वो सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस होंगी। ठीक है, अभी वाली नहीं, अभी भी तो अब जो है आने लगा है कि नहीं? इको फ्रेंडली अब सब आने लगी हैं। पहले की जितनी रेफ्रिजरेटर या एसी वगैरह थी उनमें हम बात कर रहे हैं, तो उससे रिलीज क्या हुआ? कार्बन। ढेर सारा क्या हुआ? रिलीज कार्बन। हम गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, उससे भी क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन, है कि नहीं? और ये सारा कार्बन, अब देखो इसका काम ही क्या है? इसका काम ही क्या है? इसका काम ही है टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको एब्जॉर्ब करना। ओजोन का काम ही तो यही है कि नहीं? अब ये कर क्या रही हैं? ये सारी हार्मफुल गैसेस ओजोन में जाकर ये जो O2 प्लस O मिलकर O3 बना रही थी। अब कार्बन गया, O2 यहां है, O यहां है, इनका आपस में मिलन होना है। मिलन होकर क्या बनना है? ओजोन बनना है। लेकिन बीच में पहुंच कौन गया? C पहुंच गया, बीच पे पहुंच गया कार्बन। अब कार्बन जो इस नेसेंट ऑक्सीजन है इसके साथ मिलकर बना लेगा CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड। समझ रहे हो? कार्बन पहुंचेगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेगा CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ना तो O2O मिल पा रहे हैं, O2O मिलने के लिए बेताब थे
और जैसे इन दोनों ने मिलन करके O3 का निर्माण करना चाहा, बीच में कौन आ गया? कार्बन चचा। और कार्बन चचा ने किया क्या? नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर मोनो डाइऑक्साइड बना दिया, मोनो ऑक्साइड बना दिया, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन जो बनना चाहिए, जिसकी लेयर जो है मोटी होनी चाहिए, अब जब बनेगा नहीं तो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? पतली। धीरे धीरे वो क्या होने लगेगी? पतली। और इसी को हमने कह दिया कि भैया चच्चा बताए थे कि ओजोन में अब छेद हो रहा है, तो उनको बताइएगा चचा ओजोन में छेद का मतलब क्या है? ओजोन में छेद का मतलब ये है, ठीक है। और ये ओजोन लेयर पाया कहां जा रहा है? तो ये ओजोन लेयर पाया जा रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में गैसेस ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, इस वजह से वहां की गैसेस स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से वहां पे जेट प्लेन्स वगैरह क्या हो सकते हैं? उड़ सकते हैं। तो ये आप उनको बता सकते हैं। किसको बता सकते हैं? जो भी आपके चचा हो उनको, ठीक है। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में, समझ में आया? ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर की स्पेशलिटी क्या है कि यहां पे क्या कौन सी लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को डिवाइड करने वाली लाइन को बोला जाता है क्या? स्ट्रेटोपॉज। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोपॉज। जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को डिवाइड करती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज। आई होप यू गॉट इट। एकदम डिटेल में बता रहे, एकदम बढ़िया से, एकदम विस्तृत तरीके से। एक बार अगर ध्यान लगा के आपने पढ़ लिया तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपके लेवल तक का बहुत इधर उधर भटकने की जरूरत है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या नाम है? नेक्स्ट है हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर कहां से कहां तक है? मेसोस्फेयर 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक। 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक के एरिया को क्या कहा गया है? मेसोस्फेयर। 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक के एरिया को क्या कहा गया है? मेसोस्फेयर कहा गया है। क्या कहा गया है? मेसोस्फेयर कहा गया है। अब देखिए मेसोस्फेयर में क्या है ऐसा? मेसो देखो, जैसे आप ट्रोपो से मेसो तक जाते जाओगे गैसेस की मात्रा क्या होती जाएगी? कम। यहां पे 75% गैस थी, हो सकता है यहां पे 20% हो, तो यहां पे कितनी परसेंट मिलेंगी? 5%। मेसोस्फेयर की खासियत जानते हो क्या है? ट्रोपोस्फेयर में जाने पे टेम्परेचर डाउन, स्ट्रेटोस्फेयर में जाने पर टेम्परेचर हाई। क्यों? ओजोन लेयर के कारण। मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर इन एटमॉस्फेरिक लेयर। मेसोस्फेयर पूरे एटमॉस्फेरिक लेयर का सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। सबसे क्या है? कोल्डेस्ट लेयर है। कौन सा? मेसोस्फेयर। ध्यान रखिएगा, मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। यहां का टेम्परेचर आपको -90 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है। कहां का? मेसोस्फेयर का। क्योंकि यहां पे आपको टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा? -90 डिग्री सेल्सियस। तो और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है? मेटियोर बर्न। यहीं पे आपको बर्निंग ऑफ मेटियोर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सब चीज जमा हुआ है। जो थोड़ी बहुत गैस भी है ना, इतना यहां कोल्डेस्ट लेयर है ना सबसे, तो -90 डिग्री सेल्सियस है। -90 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, तो जो भी 1-2% गैस होंगी सब कैसी होंगी? सब जमी हुई होंगी। सब कैसी होंगी? सब जमी हुई। इमेजिन करो, सब कैसी होंगी? सब जमी हुई होंगी। अब मिटियोर हर दिन गिर रहा है, मिटियोर हर दिन गिर रहा है, और जैसे ही वो मेसोस्फेयर में पहुंचा, मेसोस्फेयर में जैसे ही मेटियोर पहुंचा, तो वो क्या महसूस करेगा? प्रेशर। वो क्या महसूस करेगा? प्रेशर। और सब चीज जमी हुई है, तो वो अगर मेसोस्फेयर को तोड़ते हुए नीचे जाएगा, तो वो प्रेशर के साथ साथ क्या महसूस करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्लस प्रेशर के कारण मिटियोर क्या करने लगता है? बर्न। किसके किसके कारण? फ्रिक्शन और प्लस, फ्रिक्शन प्लस प्रेशर। फ्रिक्शन प्लस प्रेशर के कारण मिटियोर क्या करने लगता है? मिटियोर बर्न करने लगता है। और इसीलिए इसको जब
आम जनमानस देखते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। जबकि ये कोई टूटता तारा वारा नहीं है, ये है क्या? ये है मिटियोर। मिटियोर जो हर दिन अर्थ पर गिरता है और हर दिन किसी न किसी को टूटता तारा दिखता है और तुरंत वो मांग लेता है, इस बार पास करवा दो, इस बार फर्स्ट रैंक दिलवा दो। तो मेरे गधे बच्चों, इसको ध्यान रख लीजिए कि मिटियोर कोई भी टूटता तारा नहीं है, जिसे आप लोग शूटिंग स्टार कहते हैं। ये शूटिंग स्टार शूट इस वजह से कर रहा है बिकॉज मेसोस्फीयर इज द वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है एंड यहां पे हर चीज जमी हुई है, तो बाय डिंट ऑफ फ्रिक्शन एंड बाय डिंट ऑफ प्रेशर ये मिटियोर क्या करने लगता है? बर्न करने लगता है। ठीक है, तो मेटियोरिक इवेंट आपको कहां देखने को मिलेगा? मेसोस्फीयर में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? मेसोस्फीयर में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? मेसोस्फीयर में। ठीक है, और यहीं पे आपको अरोरा इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अरोरा इफेक्ट आपने देखा है ना, नदन पोल एंड सदर्न पोल। नदन पोल और सदर्न पोल में आपको अरोरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वो कौन सी लेयर पे होता है? मेसोस्फीयर के कारण। ठीक है, मेसोस्फीयर में ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आसमान का कलर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है कि नहीं? बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है इसी के कारण। ठीक, फिर आते हैं हम लोग किस पे? फिर हम लोग आते हैं थर्मोस्फीयर में। 80 से लेकर 400, किसी बुक में आपको 700 मिलेगा। 400 से 700 किलोमीटर तक के रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। अच्छा, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को जो डिवाइड कर रही होगी लाइन, अब आपको सब पता है, इसको क्या बोलेंगे? मेसोपॉज। क्या बोलेंगे? मेसोपॉज। ठीक है, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? मेसोपॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेसोपॉज। ठीक है, थर्मोस्फीयर कहां से कहां तक है? तो 80 किलोमीटर से लेकर 400 और कहीं कहीं 700 भी दिया है, तो आप दोनों चीज मान के चलिए, वरना बाद में आप कहीं देखे और कहोगे कि हमारे मास्टर हैं वो हमको सब गलत सलत पढ़ाते हैं। ठीक है, तो गलत नहीं है। किसी रेफरेंस बुक में 700 किलोमीटर है और किसी रेफरेंस बुक में 400 किलोमीटर है, तो आप दोनों मान के चलिए। तो 80 से लेकर 400-700 किलोमीटर तक के एरिया को क्या बोला गया है? थर्मोस्फीयर। ठीक, अब थर्मोस्फीयर किस लिए फेमस है? थर्मोस्फीयर इसलिए फेमस है, जितने भी आपको वो देखते हो ना, जो नेटवर्क पकड़ाकर आप लोग चीजें सुनते हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कोई भी हो, एफएम वगैरह हो, है कि नहीं? तो ये जितने भी रेडियो वाली चीजें होती हैं, रेडियो वेव्स की जितनी भी चीजें होती हैं, रेडियो वेव से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी उसके लिए कौन सी स्फीयर रिस्पॉन्सिबल है? थर्मोस्फीयर। उसके लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है? थर्मोस्फीयर में ही आपका इंटरनेशनल स्पेस क्या है? सेंटर है। इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर आपका कहां पर है? थर्मोस्फीयर में। कहां है? थर्मोस्फीयर में। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आपका कहां पर है? थर्मोस्फीयर में है। और थर्मोस्फीयर में ही आपको क्या देखने को मिलता है? आइनोस्फीयर। इसी को आइनोस्फीयर भी कहते हैं। कुछ लोग इसका पार्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसी को बोलते हैं आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर इसका नाम क्यों पड़ा थर्मोस्फीयर का? थर्मोस्फीयर का आइनोस्फीयर नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि यहां पर क्या होता है जानते हो? यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से सुनो, मेसोस्फीयर सबसे कोल्डेस्ट है लेयर, लेकिन थर्मोस्फीयर सबसे हॉटेस्ट है लेयर एटमॉस्फेयर की। अब आप कहोगे वाई थर्मोस्फीयर द मोस्ट हॉटेस्ट स्फीयर? इस वजह से है बेटा, क्योंकि यहां पर गैसेस कम होंगी, बहुत ज्यादा कम होंगी। तो यहां पर गैसेस जानते हो आयन के फॉर्म में होती है।
जैसे आप लोग पढ़े हो ना कि वो इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है कि नहीं, आयन में। तो ये यहां पर जो गैसें हैं ना वो आयनिक फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म में है। इसलिए इस स्फेयर को क्या बोला जाता है? आयनोस्फेयर। और चूंकि गैसें बहुत ज्यादा दूर है, वो एनर्जी का एक, मान लो ये एक गैस का पार्टिकल है और यहां पर एक गैस का पार्टिकल है, ये दोनों आयन फॉर्म में है। ये दोनों कैसे फॉर्म में है? आयन फॉर्म में है। और इनके बीच में इतना ज्यादा स्पेस है, अगर पार्टिकल पास पास होंगे तभी तो एनर्जी का ट्रांसफर हो पाएगा, है कि नहीं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, अब मेरे आसपास में जाने कितने पार्टिकल्स होंगे एयर के जो मेरे आवाज को ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरी एनर्जी को ट्रांसफर करके आप तक पहुंचा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन थर्मोस्फेयर में क्या है, पार्टिकल इतने दूर दूर हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद ये टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर पाते। यही रीजन है कि थर्मोस्फेयर में 1000 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद वहां पर इंसान जल नहीं सकता। मिटियोर क्यों नहीं थर्मोस्फेयर में जलता है? बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट क्लोज। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा दूर है, और बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से क्या होगा कि वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से गर्मी नहीं लगती, जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब हमें महसूस होती है। वही स्थिति है किसकी? थर्मोस्फेयर की है। ये हॉटेस्ट तो है, बट यहां पे अगर आप चले जाओगे तो आप जलोगे नहीं। मिटियोर गिरेगा तो मिटियोर थर्मोस्फेयर में ना जलकर कहां जलेगा? मेसोस्फेयर में। समझ में आया? इसको और क्या कहते हैं? आइनोस्फेयर। यहां पर जितने भी रेडियो वेव्स रिलेटेड चीजें हैं, है कि नहीं, रेडियो सैटेलाइट वगैरह, ये सब कहां से हैं? यहीं से हैं। यहीं से आपको जो वेदर फोरकास्ट आपको मिलता है ना कि आज बारिश होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, नरसों होगी, ये सारी चीजें कहां की हैं? ये सारी चीजें यहां की हैं। जितना भी स्पेस से रिलेटेड सेंटर, जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बना है, वो सारा कहां है? आप सर्च करिएगा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, वो कहां है? वो आपका थर्मोस्फेयर में है। इसी लेयर पे है वो, इसी लेयर पे वो घूमता रहता है। अब आपको पता है कि थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को जो लाइन डिवाइड कर रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे थर्मोपॉज। क्या बोलेंगे? थर्मोपॉज। और लास्ट हमारी लेयर बचती है कौन सी? एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर 700 से लेकर 10,000 10,000 किलोमीटर तक, 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक के एरिया को कौन सा बोला गया है? एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर जाकर आगे स्पेस में मिल जाता है। तो जितने भी आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखोगे ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमारे ऑर्बिट चक्कर लगाते रहते हैं ना, वो सब कौन सी स्फीयर में चक्कर लगाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट फाउंड इन एक्सोस्फीयर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहां पाया जाता है? एक्सोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, तो देखो अब कैसे आपको समझना है। ट्रोपोस्फीयर इज फेमस फॉर वेदरिंग इफेक्ट। स्ट्रेटोस्फीयर इज फेमस फॉर, स्ट्रेटोस्फीयर किसके लिए? प्लेन एंड जेट्स। मेसोस्फीयर इज फेमस फॉर बर्निंग ऑफ मिटियोर। थर्मोस्फीयर इज फेमस फॉर, it is also known as ionosphere. Thermosphere is famous for what? Radioactive waves के लिए। and exosphere is famous for artificial satellite के लिए। समझ में आया? अंडरस्टूड हुआ? स्ट्रेटोस्फेयर एक चीज के लिए और फेमस है, ओजोन के लिए। मेसोस्फेयर, यहां पे टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कम होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। मेसोस्फेयर में टेम्परेचर कम होगा। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, -90 डिग्री सेल्सियस तक यहां पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा। थर्मोस्फेयर हॉटेस्ट लेयर है, यहां पर 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। और एक्सोस्फेयर फिर स्पेस आ जाता है। ठीक है, एक्सोस्फेयर फिर आगे चलकर स्पेस में मिल जाता है। यहां पे आपको क्या दिखेगा? आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह देखने को मिलेंगी। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई। ये था हमारा क्या? एटमॉस्फेयर का पार्ट। अगर यहां तक की बातें समझ में आई हो तो बताइए, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी भी प्रकार की?
तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां से बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके क्लास में, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। हमने एकदम डिटेल में बताया, एकदम विस्तृत बताया, इतना डिटेल में ना किसी पुस्तक में दिया हुआ है, ना किसी बुक में दिया हुआ है, ना किसी जगह मिलेगा। ये ढेर सारी रिसर्च के बाद, कंपाइलेशन ऑफ रिसर्च के द्वारा ये आप तक डिलीवर किया जा रहा है। तो अगर यहां तक की चीजें अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उनको रिकमेंड करिए, चाहे वो आपके साथ पढ़ रहे हो, चाहे किसी और स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी और जगह में हो, तो एक बार उन्हें जरूर रिकमेंड करिए। अगर उन्हें अच्छा लगे तो उनसे भी कहिए वो भी शेयर करें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखना ना भूलिए हमारा चैनल ज्ञानावर्स। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।